हेलो एवरीबॉडी, विज्ञान एक्सप्रेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। और हम फिर हाजिर हैं एक नए वीडियो के साथ में। आज का वीडियो शुरू करूं उससे पहले चंद पंक्तियां आप लोगों को समर्पित। भरी हुई जेब आपको कई गलत रास्तों पर ले जा सकती है ना। जब भरी हुई जेबें होती है ना, तो आपने बिगड़ते हुए शहजादों को देखा होगा, लेकिन खाली जेब आपको जिंदगी के कई मतलब समझा देती है। जब जेब में पैसा नहीं होता ना बेटा, तो जिंदगी कई सारी हकीकत सिखा देती है ना। तो इस बात को याद रखना जीवन में। और हम आज का वीडियो शुरू करें उससे पहले आज मैं बता दूं कि एंडोक्राइन सिस्टम के ऊपर मैंने एक वीडियो पहले बना दिया था, पार्ट 1। आज भी मैं कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करूंगा एंडोक्राइन सिस्टम के ऊपर, वस्तुनिष्ठ प्रश्न डिस्कस करूंगा जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। काइंडली फोकस। ये पार्ट 2 है। चलिए स्टार्ट करते हैं। वृद्धि हार्मोन का स्रावन किसके द्वारा होता है? ग्रोथ हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय। ग्रोथ हार्मोन को शॉर्ट में हम लोग जीएच कहते हैं। आपको मैं बता दूं, ग्रोथ हार्मोन जो रिलीज होता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है, पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन तो एड्रिनल ग्लैंड से स्रावित होता है क्या? नहीं, एड्रिनल ग्लैंड से तो एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन स्रावित होते हैं। थायराइड ग्लैंड से थायरोकैल्सिटोनिन या थायरोक्सिन रिलीज होता है। थाइमस ग्लैंड से थाइमोसिन रिलीज होता है। तो जीएच जो है वो किससे रिलीज होगा? पिट्यूटरी ग्लैंड से। पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या रिलीज होगा भाई? ग्रोथ हार्मोन। और ये बॉडी के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये आपकी बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट, एफएसएच हार्मोन और एलएच हार्मोन, ये दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं? तो देखो, एफएसएच प्लस एलएच, राइट, ये दोनों जो है वो क्या है? वर्क ऑन गोनेड्स। वर्क ऑन गोनेड्स, दोनों ही गोनेड्स के ऊपर वर्क करते हैं, जननों पर क्रिया करते हैं, जननों पर क्रिया करते हैं। क्योंकि ये जननों पर क्रिया करते हैं इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं मालूम है? गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। गोनेडोट्रोपिक हार्मोन का मतलब होता है बेटा जनद हार्मोन, है ना। क्यों जनद हार्मोन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जननों पर क्रिया करते हैं, मतलब या तो टेस्टिस और ओवरीज के ऊपर अपना एक्शन दिखाते हैं। तो इसको हम लोग एफएसएच और एलएच को गोनेडोट्रोपिक हार्मोन कहते हैं। तो देखो, आपातकालीन हार्मोन नहीं, आपातकालीन हार्मोन तो एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन को कहते हैं, न्यूरो हार्मोन्स नहीं। गोनेडोट्रोपिक हार्मोन यस। और एंटी स्ट्रेस हार्मोन ऐसा कहीं पर भी हम नहीं पढ़ाते हैं कि एफएसएच और एलएच स्ट्रेस को कम करते हैं। आंसर होगा गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। नेक्स्ट, महाकायता और अग्रातिकायता, जाइजेंटिज्म एंड एक्रोमेगेली आर ड्यू टू। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, ये किससे होते हैं? महाकायता और अग्रातिकायता जो है दैट इज कॉस्ट ड्यू टू हाइपर सिक्रीशन ऑफ जीएच के अति स्रावन से महाकायता और अग्रातिकायता हो जाता है। जाइजेंटिज्म में पर्सन बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, जाइजेंटिज्म में, और एक्रोमेगेली में पर्सन एबनॉर्मल हो जाता है। जैसे जॉ बोन्स बाहर की तरफ निकल जाती है, पर्सन गोरिल्ला की तरह हो जाता है, हाथ पैर बेडोल हो जाते हैं। तो जाइजेंटिज्म एंड एक्रोमेगेली आर कॉज्ड ड्यू टू हाइपर सिक्रीशन ऑफ जीएच। और जीएच का लेना देना किससे है? पिट्यूटरी ग्लैंड से है। तो हाइपर पिट्यूटरिज्म, यस, पिट्यूटरी यानी कि पीयूष ग्रंथि के अतिस्रावन से, यानी कि जीएच के अतिस्रावन से, ग्रोथ हार्मोन्स के अतिस्रावन से ये हो जाता है। ठीक है ना। हाइपोपिट्यूटरिज्म नहीं होगा। क्यों हाइपोपिट्यूटरिज्म क्यों नहीं होगा? क्योंकि हाइपोपिट्यूटरिज्म से बच्चों के अंदर तो होता है ड्वार्फिज्म, बोनापन, और बड़ों के अंदर हो जाता है साइमंड्स डिजीज। तो हाइपोपिट्यूटरिज्म नहीं होगा। थायराइड का चाहे हाइपोथायरॉयडिज्म हो चाहे हाइपरथायरॉयडिज्म हो, इनसे इसका लेना देना नहीं है। पिट्यूटरी ग्लैंड को जब भी हम पढ़ाते हैं, तो जीएच हार्मोन जब पढ़ाते हैं तो ये कहते हैं जीएच के हाई सिक्रीशन से जाइजेंटिज्म और एक्रोमेगेली, महाकायता और अग्रातिकायता हो सकती है। यदि रुधिर में एडीएच की मात्रा कम हो जाए तो मूत्र की मात्रा पे क्या फर्क पड़ेगा? एडीएच को हम बोलते हैं बेटा एंटी डायूरेटिक हार्मोन। आप चाहें तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन को वैसोप्रेसिन भी कह सकते हो, है ना, वैसोप्रेसिन। तो वो पूछ रहा है कि यदि एडीएच ब्लड में कम हो जाए तो क्या होगा? इफ अमाउंट ऑफ एडीएच डिक्रीजेज इन ब्लड, तो मिक्चुरेशन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? मिक्चुरेशन का मतलब होता है
दैट इज रिलीज ऑफ यूरिन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो देखो, हमेशा याद रखना, ये जैसे नेफ्रॉन, इतना तो मेरे ख्याल से सभी लोग जानते हैं, ये नेफ्रॉन है ना? तो ये जो नेफ्रॉन वाला पार्ट है ना, इसके अंदर ये जो पार्ट होता है, ये पार्ट डीसीटी, तो एडीएच डीसीटी की परमिएबिलिटी मतलब पारगम्यता, परमिएबिलिटी को नियंत्रित करता है। क्या कहा मैंने? एडीएच डीसीटी की परमिएबिलिटी को नियंत्रित करता है। एडीएच के कारण डीसीटी से वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होता है, तो यूरिन बाहर कम निकलेगा। अब सोचो जरा कि यदि एडीएच ब्लड के अंदर कम हो गया तो डीसीटी की परमिएबिलिटी कौन कंट्रोल कर रहा है? वाटर के लिए कौन कंट्रोल? डीसीटी की परमिएबिलिटी किसके लिए? वाटर के लिए को कौन नियंत्रित कर रहा है? एडीएच। तो जब तक एडीएच है तब तक तो डीसीटी से वाटर रीएब्जॉर्ब हो जाएगा। अब यदि एडीएच कम हो गया तो यहाँ से जो वाटर का एब्जॉर्प्शन वो नहीं हो पाएगा, तो यूरिन के साथ में वाटर क्या निकलेगा? बाहर निकलेगा। तो जब भी याद कर रखो, एडीएच कम होगा तो डीसीटी की परमिएबिलिटी वाटर के लिए कम हो जाएगी, डीसीटी वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी और लगभग 19% वाटर जो है वो डीसीटी से एब्जॉर्ब होता है, वो नहीं हो पाएगा और यहाँ पर यूरिन का जो अमाउंट है वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। एडीएच जो होता है वो हमारे अंदर, बॉडी के अंदर यूरिन के कंसंट्रेशन से उसका लेना देना है, राइट? तो क्या होगा? एक्चुअली वाटर रीएब्जॉर्ब होगा तो यूरिन कंसंट्रेटेड हो जाता है, यदि वाटर एब्जॉर्ब नहीं होगा तो यूरिन कंसंट्रेटेड नहीं होगा, डाइल्यूट होगा तो ज़्यादा बाहर निकलेगा। तो याद रखना है, यदि एडीएच कम हो जाएगा तो यूरिन का जो अमाउंट है वो इंक्रीज हो जाएगा। पहला ऑप्शन था अप्रभावित रहता है, नहीं, हमेशा हम लोग जानते हैं कि यूरिन का अमाउंट एडीएच के कम होते ही, जैसे ही एडीएच ब्लड में कम होगा तो वैल्यू बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी, नो, क्लियर, इंक्रीज हो जाएगा। एडीएच का लेवल गिरता है जब किसी में तो एडीएच का लेवल बहुत कम हो जाता है तो डायबिटीज़ इंसिपिडस हो जाता है, और डायबिटीज़ इंसिपिडस का सबसे बड़ा है डेट इज़ पॉलीयूरिया, है ना? पॉलीयूरिया मतलब यूरिन बहुत ज़्यादा बाहर निकलेगा। मूत्र की सांद्रता का नियंत्रण कौन करता है? अब वही चीज़, अपोजिट क्वेश्चन हो गया, हु कंट्रोल्स द कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन? तो एडीएच मेक्स, एडीएच के कारण यूरिन कंसंट्रेटेड हो जाता है, यूरिन कंसंट्रेटेड हो जाता है। एक बात बताओ, जब एडीएच के कारण नेफ्रॉन से वाटर रीएब्जॉर्ब होगा तो वाटर रीएब्जॉर्ब होगा तो यूरिन कंसंट्रेटेड होगा ना, बड़ा सिंपल सी बात है। एडीएच के कारण ही वाटर रीएब्जॉर्ब हो रहा है, वाटर रीएब्जॉर्ब हो रहा है तो यूरिन कंसंट्रेटेड हो रहा है। वाटर को किसी चीज़ से बाहर निकाल दोगे तो वो चीज़ कंसंट्रेटेड हो जाएगी। तो ऑक्सीटोसिन से नहीं, ऑक्सीटोसिन का लेना देना मिल्क सेक्रीशन वगैरह से। एडीएच यस, और एमएसएच मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, उसका लेना देना मेलेनिन ग्रेन्यूल से, कलर से है, मूत्र से उसका कोई लेना देना नहीं है। एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन जो होता है वो एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करने का, प्रेरित करने का काम करता है, उसका भी लेना देना नहीं है। यूरिन को कंसंट्रेट करने का जो काम है वो एडीएच का है। पिट्यूटरी ग्रंथि का नियंत्रण कौन करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड इज अंडर द कंट्रोल। देखो पिट्यूटरी ग्लैंड बेटा क्या है? मास्टर ग्लैंड है, ठीक है। वैसे ही हाइपोथैलेमस जो है वो जानते हो क्या है? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, क्या कहा मैंने? हाइपोथैलेमस क्या है? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। मतलब जैसे घर पर पापा का कंट्रोल किसके हाथ में? दादा के हाथ में। वैसे ही पिट्यूटरी ग्लैंड भले कितनी 30 मार खा हो, पूरी बॉडी को कंट्रोल करती हो, लेकिन खुद पिट्यूटरी को कौन रेगुलेट कर रहा है? हाइपोथैलेमस। मेरे ख्याल से इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हाइपोथैलेमस। एड्रिनल ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, थायराइड, अपने आप में ये तो ग्लैंड्स हैं। ये ग्लैंड्स तो पिट्यूटरी ग्लैंड के कंट्रोल में होती है, तीनों नीचे की ग्लैंड्स है। लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड खुद किसके कंट्रोल में है? तो पिट्यूटरी ग्लैंड खुद कंट्रोल में है हाइपोथैलेमस के। तो हमने आंसर ऑप्ट किया है हाइपोथैलेमस। सेला टर्सिका क्या है? देखो भाई, स्कल के अंदर
खोपड़ी के अंदर, स्कल के अंदर एक बोन होती है, स्फिनोइड बोन। इस स्फिनोइड बोन के अंदर एक खांच होती है, खांच को इंग्लिश में बोलते हैं डिप्रेशन। उस डिप्रेशन को हम बोलते हैं सेला टर्सिका। और इस सेला टर्सिका में कौन स्थित होती है? पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी कि पीयूष ग्रंथि होती है। बात समझ में आ रही है? यहां पर क्या होती है भाई? पीयूष ग्रंथि। तो स्कल के अंदर स्फिनोइड बोन है, स्फिनोइड बोन के अंदर डिप्रेशन है, डिप्रेशन का नाम सेला टर्सिका है, सेला टर्सिका के अंदर कौन होती है? पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। तो मस्तिष्क में एक गर्त है जिसमें पीयूष ग्रंथि स्थित होती है। इट इज अ डिप्रेशन इन स्कल। ये देखो डिप्रेशन है स्कल के अंदर स्फिनोइड बोन में, जिसमें कि कौन होती है? पिट्यूटरी होती है। खोपड़ी के गर्त जिसमें कान स्थित होते हैं, नो। कैविटी ऑफ स्कल एनक्लोजिंग ईयर्स, वृषण का बाह्य आवरण, नो। एक प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथि, ये कोई ग्लैंड थोड़ी है। तो स्कल के अंदर स्फिनोइड बोन होती है, स्फिनोइड बोन के अंदर एक डिप्रेशन है, डिप्रेशन का नाम है सेला टर्सिका, सेला टर्सिका में कौन सी ग्लैंड होती है? पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। वैसोप्रेसिन इनमें से किसके लिए जिम्मेदार है? वैसोप्रेसिन बोले तो एडीएच, अभी अपन ने डिस्कशन किया था। एडीएच कंट्रोलिंग oogenesis, मतलब ओवम के फॉर्मेशन में लेना देना, कोई लेना देना ही नहीं है। रुधिर दाब का नियमन, ब्लड प्रेशर का रेगुलेशन और नेफ्रॉन में पानी के पुनः अवशोषण की क्रिया का नियंत्रण। अभी जस्ट मैंने कहा था एडीएच के कारण डीसीटी से, नेफ्रॉन की डीसीटी से वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है, तो ये हो सकता है। शरीर में वर्णकों के निर्माण की क्रिया का नियंत्रण, रेगुलेटिंग फॉर्मेशन पिगमेंट, कहीं दूर दूर तक लेना देना नहीं है। और कंट्रोलिंग स्पर्मेटोजेनेसिस। बेटा वैसोप्रेसिन जो होता है वो डीसीटी से और कलेक्टिंग डक्ट से वाटर को रीअब्जॉर्ब करवाता है। तो नेचुरल है कि ये वाटर को रीअब्जॉर्ब करवाता है, और नेचुरल है कि वाटर को रीअब्जॉर्ब करवाएगा तो ऑफकोर्स ये ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करेगा बॉडी के अंदर। तभी तो हम जब रेगुलेशन पढ़ते हैं, किडनी का रेगुलेशन पढ़ते हैं, तो उसमें एडीएच को भी हम लोग पढ़ाते हैं। तो सेकेंड वाला ऑप्शन होगा। प्रोलैक्टिन हार्मोन का मुख्य कार्य क्या है? प्रोलैक्टिन पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है, पहली बात तो बता दूं। पिट्यूटरी ग्लैंड से, पीयूष ग्रंथि से रिलीज होता है, और इसका लेना देना जो है वो मिल्क से है, मिल्क प्रोडक्शन से है, मिल्क सिक्रीशन से इसका लेना देना है, ये बता दूं मैं। तो थायराइड ग्रंथि की क्रियाशीलता को प्रभावित करता है? नहीं, दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। इट नेवर इन्फ्लुएंस द थायराइड ग्लैंड। ग्रेफिन फॉलिकल के परिवर्धन का नियंत्रण करना, कंट्रोल डेवलपमेंट ऑफ ग्रेफिन फॉलिकल। ग्रेफिन फॉलिकल ओवरी में होती है, उसको कंट्रोल कर रहा है प्रोलैक्टिन, कहीं लेना देना नहीं है। स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्रावन और इसकी क्रियाशीलता को बनाए रखना। इनिशिएट एंड मेंटेन सिक्रीशन ऑफ मिल्क बाय मेमरी ग्लैंड्स। यस, प्रोलैक्टिन को हम लोग मेमोट्रोपिक हार्मोन भी कहते हैं, ल्यूटोट्रोपिक हार्मोन भी कहते हैं, है ना। ये प्रोलैक्टिन है ना, प्रोलैक्टिन, इसको हम एलटीएच ल्यूटोट्रोपिक हार्मोन है, मेमोट्रोपिक हार्मोन, अलग अलग नामों से जाना जाता है, मेमोट्रोपिक हार्मोन भी कहते हैं। दुग्ध के निष्कासन में इजेक्शन ऑफ मिल्क, नो, इजेक्शन ऑफ मिल्क को मदर की बॉडी से बाहर निकालने का काम वो ऑक्सीटोसिन का होता है, इसका नहीं है। तो थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में बच्चे को कंफ्यूजन रहता है, तो आंसर जो है वो कौन सा होना चाहिए भाई? थर्ड। एंड द लास्ट आईसीएसएच। आईसीएसएच को बोलते हैं बेटा अंतराली कोशिका प्रेरक हार्मोन। अंतराली कोशिका प्रेरक हार्मोन, इंग्लिश में कहें तो इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, राइट। अब इंटरस्टिशियल सेल कहाँ होती है? तो टेस्टिस के अंदर, टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूबल्स के बीच बीच में, सेमिनिफेरस ट्यूबल्स के बीच बीच में इंटरस्टिशियल सेल्स होती है। कौन सी सेल्स होती है बेटा? इंटरस्टिशियल सेल्स होती है। और इंटरस्टिशियल, टेस्टिस के अंदर इंटरस्टिशियल सेल्स होती है। इंटरस्टिशियल सेल को हम अंतराली कोशिका कहते हैं, इनको हम लीडिक सेल्स भी कहते हैं, क्योंकि लीडिक ने डिस्कवरी की थी। और ये फिर क्या रिलीज करती है? टेस्टोस्टेरोन रिलीज करती है। तो लीडिक सेल्स को स्टिमुलेट कौन करेगा? आईसीएसएच, जैसे कि नेम शो कर रहा है, अंतराली कोशिका प्रेरक हार्मोन इनको स्टिमुलेट करेगा। स्टिमुलेट का मतलब होता है प्रेरित करेगा, ताकि वो क्या रिलीज करे? टेस्टोस्टेरोन।
तो ICSH किसके ऊपर एक्ट करेगा? सेल्स ऑफ लीडिंग, यस, टेस्टिस के अंदर मिलती है। सर्टोली सेल्स, नो। स्पर्मेटिड, नो। स्पर्मेटोगोनिया, नो। समझ में आ रहा है? ICSH हार्मोन जो कि कौन रिलीज करती है? पिट्यूटरी ग्लैंड। ये पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होने वाला ICSH टेस्टिस के अंदर प्रेजेंट इंटरस्टिशियल सेल को स्टिमुलेट करेगा ताकि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज हो जाए। क्लियर है? सो दोस्तों, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हम लोगों ने आज एंडोक्राइन सिस्टम के ऊपर किए। आप लोगों का सपोर्ट रहा तो हम लोग आगे चलकर ऐसे बहुत सारे वीडियोस आपके लिए लेकर आएंगे ताकि आपकी नीट और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी बहुत बहुत अच्छे से हो सके। वीडियो के अंदर जो हम लोग MCQs लेकर आए हैं वो आपको कैसे लग रहे हैं वो कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके ज़रूर बताइए ताकि हम लोग आपके लिए उसी तरीके के वीडियोस और भी लेकर आएँ। ऑलराइट, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।